हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सब जितने भी त्योहार अभी गए हैं, आई होप आपने अच्छे से अपने त्योहार सेलिब्रेट कर लिया, आपने अपना मच नीडेड ब्रेक यहाँ पर ले लिया होगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। क्योंकि बहुत से बच्चे जितने भी फेस्टिवल्स गए हैं, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टेड रहे होंगे, या नहीं होंगे तो उन्होंने अपना बैकलॉग क्लियर किया होगा। बट अब सबके दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे पता है ये बात चल रही होगी कि अब अच्छे से वापस से पढ़ाई शुरू करनी है। एक भी सेकंड अभी नहीं है हमारे पास वेस्ट करने को। तो आप मान के चलो कि ये वीडियो सही टाइम पर एकदम आपके लिए ही आया है, क्योंकि टाइम आ चुका है अब रीस्टार्ट करने का। और जबकि हम जानते हैं कि हम उस टाइम पे नहीं है जब से हमने एक्चुअल जर्नी की शुरुआत की थी, हम मिड नवंबर में है। मिड नवंबर का मतलब आप आधा नवंबर ले लो और बाकी 5 महीने और हैं हमारे पास आपके नीट के एग्जामिनेशन तक पहुंचने में। तो वी कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग अ सिंगल सेकेंड नाउ। और जी हाँ, टाइटल आपने बेटा एकदम सही पढ़ा कि 90% एग्जाम यहीं से आएगा। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो यूट्यूब पे हैं, ये एक और डिस्ट्रैक्शन देने वाला वीडियो नहीं है। इस चैनल पर हम एकदम फैक्चुअल बातें करते हैं और मैं भी यहाँ पर एकदम फैक्ट्स लेकर आपके पास आई हूँ। आप अगर नीट की तैयारी इससे पहले कर चुके हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं, तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि फेवरेट एरियाज होते हैं एनटीए के जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही पसंद है एनटीए को, और वो हर बार बिना ब्रेक के उनमें से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। ये क्लैरिटी हम सबको होनी चाहिए। और अगर आप ड्रॉपर नहीं हैं, आप पहली बार भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो प्लीज आप जान के चलिए बेटा कि इतने सालों से जो ये एग्जाम हो रहा है, अगर मैं सिर्फ बायो की भी बात करूं तो 2 एनसीईआरटी होती है हमारे पास, कहने को तो बहुत पतली पतली बुक्स हैं, लेकिन जब उसकी एक एक लाइन हम याद करने चलते हैं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चलते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत कुछ है। क्योंकि अब जिस तरीके का पैटर्न है, वो एनसीईआरटी की किसी भी लाइन को नहीं छोड़ रहे हैं और कुछ भी हमसे पूछा जा रहा है। तो तब हमको लगता है डर, इतना सारा हम कैसे कवर करेंगे। हमें इस टाइम बहुत स्मार्टली चलना होगा, बहुत स्मार्टली चलना होगा, क्योंकि टाइम हमारे लिए यहाँ पे प्रायोरिटी हो गया है। टाइम अब बहुत कम है, प्रैक्टिस भी करनी है, एनसीईआरटी भी कवर करनी है, और ज्यादा मार्क्स भी लेने हैं, क्योंकि हमें हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट भी सिक्योर करनी है। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो में एंड तक रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सारे सोल्यूशन एक गुड न्यूज के साथ यहाँ पर देके जाऊंगी। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेशन को लाइक कर दो। और मैं आपको बता देती हूँ फाइनली कि ये 90% एग्जाम का फंडा क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है। खास कर बायो में तो आपकी सारी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाने वाली है कि कैसे हम लोग रीस्टार्ट करेंगे और कैसे इस 5 महीने में अपने टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और 360 में से हम 340 तक की तो गारंटी इनसे आराम से लें। ठीक है, तो शुरू करें। अब देखो, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आई एम प्रेटी श्योर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं या पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे हुए भैया दीदी हों, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, चाहे आप अपने सीनियर से सलाह ले लो, आपको एक बात तो पता होनी ही चाहिए कि पीवाईक्यू किए बिना गुजारा नहीं होगा। नीट की प्रिपरेशन बिना पीवाईक्यू के नहीं हो सकती, ये बात तो हम सबको पता है। तो फिर मैम, अगर सबको ही ये बात पता है और पीवाईक्यू इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, और हमें तो ये भी बोलते हैं बहुत सारे लोग कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सबसे पहली चीज है जब हमें पीवाईक्यू का प्रचार किया जाता है या पीवाईक्यू के बारे में बताते हैं, तो हमें ज्यादातर ये बोलते हैं टीचर्स भी सीनियर्स भी कि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जी हाँ, हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत डेटा बदल के फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे करके डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो क्यों नहीं सबने पीवाईक्यू रट लिया? और पीवाईक्यू तो सबके पास अवेलेबल है, सबने क्यों नहीं उसको रट के हर कोई मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गया? क्योंकि तरीका होता है, हर चीज को समझने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बुक्स उठाई, पिछले 30 साल के पीवाईक्यू मैंने ले लिए, सारे रट लिए और बस काम खत्म। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने से काम नहीं चलता। आपको ये बात आज अच्छे से समझ लेनी है कि पीवाईक्यू के बिना नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। क्या कह रही हूं मैं? पीवाईक्यू किए बिना नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, पर सिर्फ पीवाईक्यू करके भी नीट में सिलेक्शन नहीं। आपको सिर्फ उसको सॉल्व नहीं करना होता है, उसके साथ पूरी की पूरी एक जर्नी आपको चलनी होती है। एनालाइज करना होता है कि पीवाईक्यू हमें कहना क्या चाहते हैं, और इसके अंदर वो सीक्रेट फॉर्मूला कौन सा है जो अगर मैंने हैक कर लिया तो मैं जब पेपर लिखने लगूंगी या लगूंगा, या जब पेपर मेरे सामने आएगा, तो मैं इतने कॉन्फिडेंट होंगी या होऊंगा कि यार यही चीजें तो मैं पढ़ के आया था, यही तो मैं स्ट्रॉन्ग करके आया था। और एनटीए उसी बेसिस पे ही इस साल भी पेपर बनाएगा, क्योंकि एक ट्रेंड है बच्चा जो फॉलो होता है। ठीक है, फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एनटीए के, जिनको हम लोग बोलते हैं एफएटीज। ये एफएटीज क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स।
अगर आप आनंद सर के चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा हर बार एग्जाम से कुछ टाइम पहले हम ये FATs करते हैं। हम लगातार बहुत सारे सेशंस लेते हैं जिनमें ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हम लोग करते हैं। आप अभी भी वो पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिएगा और उनके कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, खूब सारे बच्चों ने लिखा हुआ है कि सर हमने सिर्फ ये वीडियो किया और एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो क्यों हमें लास्ट मोमेंट पे पैनिक करना है, जब इतने सालों से हम ये चीज जानते हैं। आपके पास गारंटी, आपके पास एविडेंस है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, इन्हीं FATs में से 90% पेपर बनता है और इन्हीं में से आएगा। तो पहले तो ये बात समझ लेनी है कि PYQ सिर्फ रटना नहीं होता, PYQ की ट्रेंड देख के समझना होता है कि अच्छा ये वाला टॉपिक PYQ में बार बार पूछा जा रहा है, ये तो फेवरेट है NTA का, उनको बहुत ही पसंद आ रहा है। वही FATs वो 90% पेपर बनाते हैं जो मैं आपको यहाँ पर गारंटी करने आई हूँ कि आपके 340 मार्क्स तो सिक्योर कर ही देंगे आउट ऑफ 360। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, पर जो मेरे दो फेवरेट चैप्टर हैं वो है एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब ये मेरे भी फेवरेट है, ये NTA के भी फेवरेट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत छोटा सा हमारा चैप्टर है, पर हर साल उससे एक क्वेश्चन आता है। उसमें एक टॉपिक है जो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाला है, जिसमें एक सब टॉपिक आता है केमिकल एंजाइम अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसमें वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हमको दे रखे हैं कि किस बैक्टीरिया ने कौन सा एसिड बनाया, फिर कुछ एंजाइम्स के बारे में लिखा हुआ है और दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। अगर आपको याद हो, एक स्टैटिन के बारे में बात किया हुआ है, एक साइक्लोस्पोरिन के बारे में बात किया हुआ है। अब मैं कुछ भी नहीं कह रही, आप खुद से देख लो। मैं यहाँ पर PYQ का एक चैप्टर आपके सामने ओपन करती हूँ, ठीक है। हमारी PYQ हम ओपन कर लेते हैं फंडा बॉक्स की, जिसमें आपको सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हम शुरू करते हैं। लास्ट 30 ईयर्स के एकदम डिटेल्ड क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको जरूर ले सकते हैं। तो देखो टॉपिक वाइज है, पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड है, फिर माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब एक बार इसमें देखते चलना बेटा, वही स्ट्रेप्टोकोकस, वही ट्राइकोडर्मा हमारे पास यहाँ पर आ गया, एंजाइम वाली चीज आ गई। आप इसके अंदर देखो ये सेम, कौन सा एसिड किस बैक्टीरिया किस माइक्रोब ने बनाया, कौन सा एसिड किस माइक्रोब किस बैक्टीरिया ने बनाया, ठीक है। स्टैटिन वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन। सेम चीज यहाँ पर दोबारा आएगी, मोनास्कस परप्यूरिस ने स्टैटिन बनाया और साइक्लोस्पोरिन यहाँ पे ट्राइकोडर्मा ने बनाया। हर बार हर साल कभी उसको मैच द फॉलोइंग में डाल देंगे, कभी उसको इस तरीके से कॉलम 1 कॉलम 2 करके चूज करना होगा, पर वही चीज इतना पसंद है NTA को ये, और ये हर बार आता है। तो अगर मान लो मैं ये एक पैराग्राफ NCERT का पढ़ लेती हूँ सिर्फ इस ट्रेंड को एनालाइज करके कि अच्छा ये तो वन ऑफ दी FATs है, मेरे 4 नंबर तो आ गए ना मेरे पास। और अगर यही चीज मैं बायो के सारे चैप्टर्स में, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में कर लूँ या आप कर लें, तो सोचो 90% एग्जाम गारंटी हो गया ना। और ये तो सिर्फ माइक्रोब है। मैं आपको एक और चैप्टर दिखाती हूँ जो बहुत पसंद है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारी NTA को। इसमें एक टॉपिक आता है अपने पास जॉइंट्स, ठीक है। अब जॉइंट्स के साथ तो कुछ ऐसा नाता है कि एक साल आएगा एक साल नहीं आएगा, ऑल्टरनेट ईयर्स में ये चलता है। 21 में आया और डायरेक्ट वही बेटा, क्वेश्चन तक सेम, ऑप्शन तक सेम होते हैं। ये आपके सामने, आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पर हो जाती हूँ। तो ये 2021 में आपके पास है, 19 में, 17 में, 15 में, अभी 24 में भी, तो 24 के भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो बेटा सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो एविडेंस मैंने आपको यहाँ पर बताया, लेकिन सिर्फ PYQ करने से तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, एक बिग नो है, ये बात समझ। स्टेप वाइज गाइड होती है कि कैसे PYQ को प्रोसीड करना होता है। कैसे करना होता है जी, जिंदगी को और PYQ को सिंप्लीफाई करो, हवा मत बनाओ चीजों का अपने दिमाग में। PYQ की बुक लेनी है सामने, PYQ को सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज चीजें हैं, सॉल्व करके देखना है कि मुझसे हो रहा है या मुझसे नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो देखना है कि ये कितनी बार पूछा गया है। अगर कोई चीज बार बार पढ़ने पर भी नहीं हो रही है लेकिन वो पूछी गई है, तो उस पर तो मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधी सी बात। अब मैं इसमें आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा आया था यहाँ पर ऑफलाइन, एक बच्ची आई थी यहाँ पर ऑफलाइन ज्वाइन करने हमको। तो तब उसने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि मैम अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि नहीं हुआ ना, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की वजह से, क्योंकि मैंने उसके सारे क्वेश्चंस लाइन से गलत किए। मेरे दिल में इतना डर बैठा हुआ था कि ये टॉपिक तो मुझे आएगा ही नहीं, ये चैप्टर तो मुझे आएगा ही नहीं। और अभी मतलब आई एम नॉट लाइंग जस्ट फॉर द वीडियो, मुझे कल वो बच्ची दोबारा से मिली है। यहाँ पे रेजिडेंशियल में हम टीचर्स 24 घंटा बच्चों के पास रहते हैं, तो मुझे वो बच्ची कल मिली। अभी दिवाली ब्रेक है तो ये लोग अपना बैकलॉग सारा कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैम आप सही कहते थे, पूरे चैप्टर से डरना नहीं होता, बस देखना होता है कि NTA उसमें से क्या क्या पूछ रहा है। तो मैंने जब अपने दिमाग को ये समझाया कि सारे 7-8 टॉपिक नहीं करने, पूरा चैप्टर नहीं करना, इतना इतना कर लेते हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। जैसे मुझे पता है कि प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर से मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैंने इनिशियल के लिए क्या किया, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स रट लिए।
अब जब मैं उसके क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझसे हो रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा पूरा प्रिंसिपल वीक है, मुझसे कुछ कुछ हो रहा है। और डेफिनेटली नीट के एग्जाम में जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पूरा चैप्टर तो नहीं छोड़ रहे कम से कम। तो बेटा हवा नहीं बनाना है, दिमाग में चीजों को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। और दूसरा जो रामबाण इलाज हर एक चीज का है, आप नीट रिलेटेड ना कोई प्रॉब्लम लेकर आ जाओ हमारे पास, याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, बैकलॉग बन रहा है, नींद आती है, खुद को धक्का करना पड़ता है, खुद को पुश करना पड़ता है, कोई टेम्परेरी मोटिवेशन आपकी मदद नहीं करेगा। घर वाले ये कह रहे हैं, दिमाग में स्ट्रेस है, टेंशन है कि फ्यूचर का क्या होगा, रोना आ रहा है कंपैरिजन करके। मैं हर तरीके का बच्चा यहाँ पे डील करती हूँ। बच्चे अक्सर रो देते हैं, रोना इज ओके, हार मानना इज ऑल्सो ओके, पर हार मान के गिव अप कर देना इज नॉट ओके। उठना है और रोज प्रैक्टिस करनी है। सिर दर्द हो रहा है तब भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं लग रहा है तब भी प्रैक्टिस करनी है, घर वालों पे गुस्सा आ रहा है तब भी प्रैक्टिस करनी है, खुद पे गुस्सा आ रहा है तब भी प्रैक्टिस करनी है। नीट की किसी प्रॉब्लम का एक ही आंसर होता है बेटा, कंसिस्टेंट। और अक्सर ना स्मार्ट ब्रेन्स भी हार जाते हैं अगर वो कंसिस्टेंट ना हो तो। और एक वीक ब्रेन या कम आईक्यू वाला ब्रेन भी अगर कंसिस्टेंट है और हार्ड वर्किंग कर रहा है, वर्कर है और हार्ड वर्क कर रहा है, तो मैंने देखा है उनको एंड तक स्मार्ट बुद्धि को बीट करते हुए। दैट्स टोटली पॉसिबल, आप भी कर सकते हो। कछुआ और वो खरगोश वाली कहानी है ना, वही केस है। बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलो आपके लिए मैं सिंप्लीफाई करूं कि पीवाईक्यू को हमको कैसे सिंप्लीफाई करना है। हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आप कोई भी बुक उठाकर पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप फंडा बॉक्स से करें, क्योंकि वो मैंने खुद देखी है, सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस को उसमें से हटाया है जो मुझे पता कि पहले पूछे जाते थे अब नहीं पूछे जा सकते, ताकि बच्चे का दिमाग ना खराब हो। आप fundabox.in पे जा सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं। वहां पे आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, रीड का, लर्न का, प्रैक्टिस का। तो आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं चीजों की कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सारे टॉपिक्स को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा बार बार हर साल पूछा जा रहा है, देखना वो कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, और उसके बेसिस पे हर चैप्टर का हम बना लेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस किसका, कि अच्छा अगर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में 10 टॉपिक हैं तो ये 3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो 3 मेरे क्या बन जाएंगे, एफएटीज। वो 3 मेरे क्या बन जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जो मुझे आने ही चाहिए। फिर उसके सामने मैं लिखूंगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोई भी ऐसा साल नहीं है कि पॉलिनेशन से क्वेश्चन ना आए, तो मुझे दूसरी चीज अपने आप से पूछनी है कि वो टॉपिक मेरा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग है, मुझसे हो रहा है, तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, कि ठीक है भैया एनसीईआरटी हो गई, टिक लगा देना कि ये तो इसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, कम से कम ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर लूंगी। क्लियर हो गया दिमाग में। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि वीक, कि नहीं यार पॉलिनेशन जब जब आता है मैं नहीं सॉल्व कर पाती, मैं डर जाती हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, तब हमको अगले स्टेप पे जाना है, हमें उसकी एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी है, उसको टुकड़ों में करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और उसकी ओवर प्रैक्टिस। पॉलिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस की हमको, नीट रिलेटेड क्वेश्चंस की, मतलब एनसीईआरटी लेवल, ऐसे नहीं कि हम कोचिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चंस करो बेटा, पर ऐसे नहीं जो आपको डरा दे। समझो अभी टाइम भी नहीं है डरने का, और अभी टाइम नहीं है वेस्ट करने का। समझ में आया कि ये टॉपिक वीक है, तो चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चंस की नहीं जो आपको और डरा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, वो तो हमको बिल्कुल भी नहीं होने दें। ठीक है, पैटर्न आपने समझ लिया। अब अगर आपको लग रहा है कि मैम ये हम खुद से कैसे करें, तो आपका काम ये भी हम आसान कर रहे हैं। फंडा बॉक्स की बुक्स में जो बिल्कुल एनसीईआरटी रिलेटेड बुक्स आपके लिए बनाई गई हैं, ज्यादा सुंदर डायग्राम्स के साथ, ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशंस के साथ, उसमें हर चैप्टर की स्टार्टिंग में ना आपको ये ट्रेंड मिलता है। और ये ट्रेंड हमने बना रखा है प्रीवियस ईयर के बेसिस पर। एक बार क्विकली देख लो, मैं 2-3 चैप्टर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, पहले व्हाट इज लिविंग आता था, अब तो न्यू एनसीईआरटी ने हटा दिया है, माना एडेड टॉपिक में है, पर क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं था आपके लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर से। तो इससे हमको समझ में आता है कि अगर उसकी कोई चीज में मैं कंफ्यूज हो भी रही हूँ, या प्रैक्टिस करते वक्त मुझे 1-2 क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहे, तो मुझे डरना नहीं है, क्योंकि एनटीए को इतना पसंद ही नहीं है ये। ठीक है, लेकिन बचे हुए टॉपिक्स में से अगर मैं ट्रेंड देखूं, तो मुझे पता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और हायरार्की से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा फोकस दूं। वहीं अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखूं, तो मोनेरा पसंद है, फंगस पसंद है, और वायरस बहुत पसंद है। वायरस तो बहुत ही पसंद है एनटीए, और छोटा सा टॉपिक है, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि यार ये छोटा सा टॉपिक इतना पसंद है, ये करके पहले नक्की करो। ये हमको ट्रेंड फॉलो करना होता है। आप प्लांट किंगडम के अंदर देख लो, एल्गी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म से बहुत आ रहे हैं, है ना। सिमिलरली एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं, बेसिस और बेसिस से बने हुए यूनिक डिस्टिंक्टिव फाइलम के एग्जाम्पल, वहां से क्वेश्चन आ एनिमल किंगडम।
तो इसी का यूज कर कर, इस ट्रेंड का यूज कर कर मैं लिस्ट भी आपके लिए बनाकर ले आई हूँ। ये काम भी मैंने आपका आसान कर दिया है। अगर मैं 11 से शुरू करूं तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में, मतलब आपके पहली जो यूनिट है जिसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एनटीए को बहुत पसंद है, चाहे वो नॉमेनक्लेचर है, फंगस है, वायरस है, एल्गी है, एग्जाम्पल्स है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत पसंद है। दोनों टिश्यू का बेसिक टिश्यू आपको आना चाहिए, और फ्रॉग और कॉकरोच से एक एक क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल है। जब आप पढ़ोगे हमारे साथ तो आपको समझ में आएगा कि इसको याद करना कितना सिंपल होता है। ठीक है। सेल की मैं बात करूं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियस, सेल साइकिल में इंटरफेस और मियोसिस 1 से क्वेश्चन आना। आपके बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स बहुत पसंद है, और एंजाइम्स के बाद अगर मैं बात करूं जो मोनोमर्स है ना सारे, चाहे वो लिपिड, अमीनो एसिड हो गया, बहुत पसंद है। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में सारी साइकिल्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ चीजें जैसे कार्डियक साइकिल हो गया, जैसे ईसीजी हो गया, हर साल क्वेश्चन है, और वही सेम डायग्राम से क्वेश्चन है, वही सीएनएस। केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर मैं जाऊं तो हाइपर और हाइपो के सारे डिसऑर्डर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड, गिने गिने टॉपिक्स हैं बेटा जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें ही हमको स्ट्रॉन्ग करना है। हवा नहीं बनाना है कि फिजियोलॉजी बहुत बड़ी है। हाँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये मैं अच्छे से करके रखूंगी, सिंपल हो गया। 12th में भी आप सेम चीज देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फिक्स टॉपिक है, एक oogenesis, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत पसंद है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप कुछ भी कर लो, एसटीडी तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ना ही ये बैरियर्स और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब आ ही रहा है क्वेश्चन। इतना सिंपल, इतना छोटा सा चैप्टर, और हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर ले तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मोनो, डाई और जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता है। मॉलिक्यूलर बेसिस में ट्रांसक्रिप्शन बहुत पसंद है, जेनेटिक कोड बहुत पसंद है। एवोल्यूशन में ह्यूमन एवोल्यूशन और होमोलोगस एनालोगस वाला एग्जाम्पल, आई स्वेयर हर साल नहीं तो हर ऑल्टरनेट ईयर ये आ ही रहा है, आ ही रहा है। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ है ही 3 गिनती के टॉपिक्स, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, और इन तीनों से हर साल एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे इम्यूनिटी है, चाहे डिसीज है, पर एक बार भी ढंग से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। माइक्रोब्स तो मैंने आपको अभी दिखाया कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में उनको टूल्स में ना वेक्टर बहुत पसंद है, या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, टूल्स पसंद है। फिर अगर एप्लीकेशन में जाओगे तो एक मेडिसिन है और एक एग्रीकल्चर है, दोनों से एक एक एग्जाम्पल होता है, एक एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो बीटी वाला है, चाहे एमआरएनए साइलेंसिंग वाला है, चाहे इंसुलिन वाला है, चाहे स्किड वाला है। इकोलॉजी में तो अब काफी कट ही गया है आपका, एनवायरमेंटल इशू आपका चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, काफी पोर्शन आपका डिलीट हो गया है ना, तो इश्यूज आपके पास नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चलो एडेड टॉपिक में है तो आप करोगे। सक्सेशन और उसके बाद वाला सारा आपके इकोसिस्टम वाले चैप्टर से हट चुका है, तो बचता क्या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में? पॉपुलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स। फिर इकोसिस्टम में बात करूं तो प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। पिरामिड्स अच्छे से करके जाना, पिरामिड से क्वेश्चन आता है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो इन सीटू एक्स सीटू बेटा, मतलब इन सीटू एक्स सीटू का तो एक टेबल बना लेना है हमने, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग रहा हो कि कैसे करना होता है। अगर आप मुझसे पूछो कि नेक्स्ट मैम कितने सालों के करने हैं, तो बेटा देखो सीधी सी बात, तो मैं जो आपको बताऊं, 2013 में नीट पहली बार आया था, 15 में मैंने दिया था, तब भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते थे। आप 18 के बाद, 19 के बाद देखो तो अब तो एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। तो टेक्निकली मैं आपको कह सकती हूँ कि बेटा 2013 से लेकर 2024 के क्वेश्चंस आप कर लो, काफी हैं। पर दिक्कत ये है कि कुछ पुराने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके ना ऑप्शंस रिपीट हो जाते हैं। वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, मैं मान रही हूँ, अब नहीं लिखे एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, मैं मान रही हूँ। बट पीवाईक्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका पूरा टॉपिक हमें नहीं करना है, पर हमें वो रट लेना है, क्योंकि उसके ऑप्शंस दोबारा रीयूज है। मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जाएंगे, हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पीवाईक्यू है, हाँ, तो यहाँ पर आप ऑटो इम्यून का एक क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें सोरायसिस, विटिलिगो इनकी बात है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, और ये ऑप्शंस फिर से यूज किए जा सकते हैं, और ये 2018 का है। अब यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि बेटा देखो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही आने चाहिए थे, तो ये तो बेटा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, 2018 में आया था ना। तो क्यों? क्योंकि इससे पहले भी ये पीवाईक्यू में आया हुआ है पिछले कुछ सालों। तो हमें कुछ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपने लिए करके रखनी है, इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि हम लास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एक टीचर हो जो आपको इतना बता दे कि उनमें से 2013 के पहले वाले क्वेश्चंस में से कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा रेलेवेंट। और जो टेक्निक आपके पास है कि एक बार पीवाईक्यू देखा, अगर कुछ वीक है तो मुझे उसको प्रैक्टिस करना है, मुझे उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। तो ये दोनों चीजों का सोल्यूशन बेटा आपके लिए आ गया है। गुड न्यूज आपके लिए है, यहाँ पर मैं आपके लिए ले आई हूँ इसी चैनल पर, आनंद सर के चैनल पर, मंडे से 11 नवंबर से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं विच इज पीवाईक्यू सीरीज एंड टॉप 100 क्वेश्चन की। सारे टीचर्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको पूरा वीक
हर वीक हम हर सब्जेक्ट का 2 चैप्टर उठाएंगे। जैसे अगर मैं बायो की बात करूं तो मंडे को मैं आपको लिविंग वर्ल्ड 11 से हम लोग शुरू करेंगे और हम यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड का पीवाईक्यू साथ में सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज अगर बुक ले लोगे और हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप चैप्टर पढ़ के आना, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करना, आपको पता चलेगा अप्रोच कैसे किया जाता है। और कोई टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके अराउंड का टॉपिक भी टीचर आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर देता है, तो वो चीज आपकी स्ट्रांग हो जाती है। पीवाईक्यू आप करोगे तो आप अपना टेबल बना लोगे कि ये टॉपिक पूछा जाता है लेकिन मेरा वीक है। वीक है मतलब प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कब मिलेगी आपको? प्रैक्टिस आपको मिलेगी टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज में। आपको ट्यूसडे को उसी उसी पर्टिकुलर चैप्टर के 100 ऐसे टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और आप दोबारा से पढ़कर वहां पर उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते। फिर मान लेते हैं आपने थर्सडे को मेरे साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, आपको फिर से एक मिस्टेक नोटबुक में लिस्ट मिल गई कि अच्छा मेरा फंगस अभी भी वीक है या मोनेरा अभी भी वीक है, तो आप दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप रिव्यू सीरीज से उसको कर सकते हैं और जस्ट अगले दिन फ्राइडे को आप टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो पूरा सॉल्यूशन भी आपके लिए यहाँ पर लाया गया है। आप अगर तैयार है बेटा फिर से रिस्टार्ट करने के लिए पूरे जोश के साथ और स्ट्रेटेजिकली टाइम पे अपना कोर्स भी खत्म करने के लिए और अपने वीक पॉइंट्स पहचान के उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए 90% अपने मार्क्स सिक्योर करने के लिए, तो आपको बस कमेंट सेक्शन में रीस्टार्ट लिख देना है खुद के लिए, ताकि आपको पता हो कि मैं तैयार हूँ इस रीस्टार्ट होने के लिए, इस वापस से अपनी जर्नी पे चलने के लिए। अगर आप पूरे सिलेबस को दोबारा से हमारे साथ करना चाहते हैं, आप हमारी गाइडेंस में आके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है वहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बेटा बाय 15 नवंबर। आप आ सकते हैं यहाँ पे। प्राइस इज 49,999 और अभी स्पेशल अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप अभी इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 20% ऑफ यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप डेफिनेटली वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं इस चीज़ को समहाउ अफोर्ड कर सकते, चाहे थ्रू फीस या आकर रहना, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। हम ऑनलाइन भी पूरी टीम, सेम टीम, आनंद सर की टीम आपको पढ़ाएगी एंड द कोर्स इज जस्ट फॉर 1999 विद ऑल दी बेनिफिट। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप मुझे कमेंट सेक्शन में आप सबका रीस्टार्ट मिल जाएगा और हम मिलेंगे आपसे मंडे को विद पीवाईक्यू ऑफ लिविंग वर्ल्ड।